जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हम लोग जीके जीएस की क्लास कर रहे हैं। उसके अलावा रेलवे एग्ज़ाम के किसी भी तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसा एग्ज़ाम जहां पर जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आता है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन 2 दिनों में। कल के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिटेल से कवर किया था। आज चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर 26वां क्वेश्चन रहा और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सबको पता है गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है तमिलनाडु में किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर जानना होगा। देखिए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर की दूर दांडी के लिए अपना यात्रा प्रारंभ किया था, प्रस्थान किया था। और लगभग उसके 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे गांधी जी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सही होगा ऑप्शन नंबर ए। सी राजगोपालचारी जी जो थे, इन्होंने तमिलनाडु में आंदोलन को शुरू किया था। और तमिलनाडु में भी पूछ दिया कहाँ पर, चिरापल्ली, ठीक है, यहाँ पर शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 27वां आपके सामने है। कह रहा है उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, उगते सूरज की भूमि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में और भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पीस। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन पीस। इसके अलावा यदि पूछ दें न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा भूटान भी पूछता है तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को भी जाना जाता है, क्योंकि भूटान आप सबको पता है हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों पर बसा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर अक्सर बिजली की गर्जना चमकना होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। तो बताइए, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। तो इसमें से बताना है कि जो भी ऑप्शन दिया है इनमें से किससे भारत की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें से देखिए तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगी हुई है, तजाकिस्तान से भी नहीं लगी हुई है। ठीक है, अजरबैजान तो और दूर पड़ेगा। सही जवाब हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से आप देखेंगे जो भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, उससे 106 किलोमीटर की दूरी भारत छूता है अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान और भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण 1896 ईस्वी में मार्टिन डूरंड के नाम से किया गया था। इसीलिए भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है। तो बताइए, सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, अगर पूछ दे राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में स्थित है, तो आर्टिकल 352 में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा वित्तीय आपात भी देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आपात है 3 आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। पहला, यदि युद्ध हो गया हो किसी विदेशी देश से। इसके अलावा दूसरा, बाह्य आक्रमण, बाह्य रहेगा भाई, ठीक है, बाह्य आक्रमण, या फिर यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब भी राष्ट्रपति के द्वारा शासन लगाया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस में दिया गया है। तो बुद्ध की जीवन की जो भी घटनाएं हैं, कहानियां हैं, वह किस में मिलती हैं। तो जातक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण, खाली स्थान आगे है, तो किसके कारण होता है तारों में प्लाज्मा चरण का गठन? तो बताना है। सही जवाब हो जाएगा बहुत अधिक तापमान, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का यहाँ पर कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए, ठीक है, गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 32वें का सही जवाब हो जाएगा, किसके तहत पूछा है? गिरफ्तार, ठीक है, गिरफ्तार यहाँ पर आएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 22 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आर्टिकल 32 दिया है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है, और यहाँ पर आर्टिकल 23 दिया हुआ है तो इसमें मानव व्यापार तथा बलात् श्रम के बारे में उल्लेख है, और आर्टिकल 18 में यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों के अंत के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 33, उज्बेकिस्तान की राजधानी, राजधानी नहीं राजधानी होता है, ठीक है, राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होता है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है, ताशकंद, और यहीं पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था यहीं पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और भी राजधानियाँ दिया हुआ है, जैसे अबू धाबी, अबू धाबी पूछ दे किसकी राजधानी है? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। बगदाद पूछ दे किसका है? तो बगदाद इराक का हो जाएगा। इसके अलावा अंकारा, अंकारा किसका होगा? तुर्की का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने नेक्स्ट 34वां। यहाँ पर देखिए पेपर उस समय हुआ था तो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो एक तरीके से इसको समझ सकते हैं, उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल हुआ था उसका शुभंकर था बारबी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल हुआ, राष्ट्रमंडल का खेल हुआ, इसमें शुभंकर क्या था? तो पेरी था, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। 35वां है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण पूछ ले कब हुआ था? तो 18 मई, ठीक है, 18 मई वर्ष 1974 कहाँ पर हुआ था? पोखरण राजस्थान, पोखरण राजस्थान में हुआ था, और इसका जो है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो लाफिंग बुद्धा, यानी कि एक तरीके से भाव वही आ रहा है, स्माइलिंग बुद्धा या फिर लाफिंग बुद्धा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 36वां है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित होगा तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो देखिए यदि कोई भी संसद का सदस्य है, ठीक है, और यहाँ पर 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रह गया, बिना सूचना दिए, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही होगा। यहाँ पर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो एजुका जोन पब्लिकेशन की यह बुक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। लेकिन यह बुक इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए है। आप उसकी एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, पेपर हुआ है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा पेपर के बाद आपको नीचे यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाला है, जो कि आपकी तैयारी को एक नई दिशा देता है, मजबूती देता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो एजुका जोन पब्लिकेशन का स्टडी गाइड बुक भी आता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्टडी गाइड बुक को भी आप लीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती बनाइए, मजबूती दीजिए, ठीक है। तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाइए बुक को ऑर्डर करिए, या फिर अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो एजुका जोन पब्लिकेशन की बुक है, आप ज़रूर लीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाइए। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37वां कह रहा है कि अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है?
तो अमरावती जो शैली है इसकी वास्तुकला संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। और पूछ ले इस शैली का शुरुआत कब हुआ था, तो जो सातवाहन काल था, ठीक है, सातवाहन के समय में इसका शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38वां है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी यानी कि शोक रिवर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि बिहार की बात होती तो बिहार में गंडक नदी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर गंडक नहीं कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार में कोसी नदी को, लेकिन यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो यह एक नदी पड़ती है और कहाँ पर पड़ती है, तो यह नदी दामोदर नदी है जो कि झारखंड के पास से कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के नागपुर पठार से इस नदी का उद्गम होता है और यह पलामू ज़िले से निकल करके जो भी ज़िले हैं हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो इस नदी को बंगाल में दुख की नदी यानी कि शोक रिवर कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, बंगाल में इस नदी को शोक रिवर या फिर दुख की नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39वां क्वेश्चन है और पूछ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि किससे संबंधित है। तो देखिए पिट्यूटरी या फिर इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, यह भी नोट कर लीजिए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, और कहाँ पर होती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में होती है और यह बहुत ही छोटी होती है। मात्र इसका वजन की बात करें तो 0.6 ग्राम यानी कि 1 ग्राम से भी कम इस ग्रंथि का वजन होता है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद करिए सभी पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को ख़त्म कर दिया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसका एक चार्टर अधिनियम 1813 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था, इस कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चाय और चीनी, ठीक है, चाय और चीनी का जो व्यापार था चीन के साथ एकाधिकार बना रहा था इसके तहत। ठीक है, और बाकी जो भी एकाधिकार था कंपनी का वह सब कुछ समाप्त हो गया था। और इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ देता है कि 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम में था, तो किस में था, 1813 में। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 41वां है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस साहित्य को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा वुड डिस्पैच। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अब वुड डिस्पैच नीति क्या है तो इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। ठीक है, 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा से संबंधित एक योजना प्रस्तुत की गई जिसको वुड डिस्पैच नीति कहा गया। ठीक है, इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम यानी कि शिक्षा का क्या माध्यम रहेगा और शिक्षा में तमाम सुधारों के बारे में अपना विचार व्यक्त किया गया था। और इसी घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है। तो भाला फेंक खेल से कौन जुड़े हैं, हमारे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में स्वर्ण लाए थे कौन, नीरज चोपड़ा। तो यह संबंधित है। बाकी हेमा दास या फिर हिमा दास की बात करें तो यह किससे संबंधित है, दौड़ से, भागती बहुत तेज हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जैसे सुशील कुमार हैं तो यह भैया कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, और इतना ही है। पीवी सिंधु तो बैडमिंटन से जुड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 43वां है और क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपातकाल के समय में सभी को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर।
ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी को निलंबित किया जा सकता है 11, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और भारतीय संविधान का जब आर्टिकल 359 पढ़ेंगे तो इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 20 और 21 अनुच्छेद को छुड़ा करके बाकी सभी यहाँ पर निलंबित हो जाते हैं। कह रहा है कि सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है। देखिए, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है सुलेख, ठीक है। सुलेख यानी कि सुंदर लेख। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति हुआ था चीन से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे जापान, भारत और तिब्बत, यूरोप सहित पूरे विश्व में अलग अलग रूप में इसको बनाया जाता है। कह रहा है कि मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं। मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं, तो बताइए। इसमें 2 वाद्य यंत्र होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। यानी कि मूल यानी कि भारतीय में ही इस खेल का ओरिजिन हुआ है, ऐसा कौन सा खेल है, तो बताइए। उम्मीद है आप बता देंगे। यदि आपने क्रिकेट चुन लिया है तो बिल्कुल गलत चुना है। क्रिकेट अंग्रेज़ों वाला खेल है, उधर ही जन्मा है खेल। जूडो भी नहीं है, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी भी नहीं है, लेकिन जो खो खो है, यह खो खो भारत के द्वारा यानी कि भारत का मूल खेल है, यानी कि भारत की धरती से ही इस खेल का उत्पन्न हुआ है। और प्रत्येक टीम में यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से पूछा गया, फिजिक्स से है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पढ़िए, ऑप्शन बताइए। देखिए, जब कोई भी वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से उसको छोड़ा जाएगा स्वतंत्र रूप से, तब उसकी जो भी संभावित ऊर्जा है वह घटती है, लेकिन गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन बढ़िया है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि संसद का कोई सदस्य, मतलब संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी अधिकतम यानी कि उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसको 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर संसद के या फिर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से उसको सदस्य बनना ही होगा। या तो किसी खाली सीट पर चुनाव लड़के जाए या फिर राज्यसभा से उसका नामांकन कर दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, मनोनयन कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 6 महीने के भीतर। यानी कि 6 महीने तक यदि आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पार्टी बनाना चाहती है तो पार्टी मतलब पीएम वगैरह या फिर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता लेनी होगी किसी एक संसद के सदन से। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। एक ही नाम है, 3 नाम नहीं है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह इस वीडियो का यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या फिर प्रशासित और निर्देशित किया गया है। तो बताइए 50वें का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या फिर प्रशासित और निर्देशित किया जाता है। तो 50वें का सही जवाब होगा मुख्यमंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी, मुख्यमंत्री नहीं होगा भैया, यहाँ पर क्या होगा, संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा भारत सरकार के, क्योंकि भारत सरकार की बात आई है ना, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या करेंगे, तो
भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या फिर प्रशासित किया जाता है, यहाँ पर संसद द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्त मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कुछ पूछना हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा और टोटल 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, 25 में से कितना सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।